वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 142 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि BHIE 142 के आज सेकेंड क्लास है। इससे पहले एक ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, उसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत किए हैं, किस तरह से क्या जाता है। ठीक है, आज सेकंड क्लास है, आज यूनिट 1 के जो ना सेकंड क्लास है। आज इस सेशन के माध्यम से यूनिट 1 को हम लोग कवर कर देंगे। जैसे कि पहली सेशन में हम लोग जो है ना, ये जो ना जापान के इतिहास की शुरुआती दौर को हम लोग समझे थे, जो इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, उसके बारे में हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो ना 1.6 को हम लोग कवर किए थे। ये बाकी जो है ना, ये आपके लिए हम बताए थे कि इसको आप कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, हो जाएगा। उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो ना नेम अटपटा है, जगह के नेम अटपटा है। बाकी तो स्टोरी टाइप का जो ना वो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो बस आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज के सेशन में जो हम लोग देखिए, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें देखिए, इसमें करता क्या है, इसमें देखिए जैसे कि ये आपका 1.9 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये तोकुगावा की शक्ति का उद्भव, इसमें ना देखिए, इसमें जो ना यूनिट 1 में इस सिर्फ जो है ना आपका एक झलक दिया गया है सारा का सारा। ये तोकुगावा का शक्ति जो ना, इसमें बहुत ही छोटा टॉपिक, मतलब तोकुगावा का उद्भव किस तरह से हुआ, बस वही बताया गया है। जो कि आपके तोकुगावा के बारे में जो ना सेकेंड यूनिट में बेहतरीन तरीके से पूरा फुल डिटेल्स के साथ समझाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी तोकुगावा। ठीक है, तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से यूनिट 2 में देखेंगे। जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट 1 में जो ना आपको सिर्फ झलक दिया गया है, यही ओरा नोवु गामा, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें भी बस शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ बताया गया है। ठीक है, तो मैं भी मतलब इसमें हम लोग भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे भी आपका जो ना इस तरह से शुरुआत करेंगे, इसी से जो ना आपको पॉइंट प्लस पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज हम लोग को ऐड करके, मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 1 3 से हम लोग इस तरह से हम लोग का एक आंसर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग जो है सबसे पहले 1.9 को देखेंगे, 1.10 1.11, ये तीनों को हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं ये 1.9 में क्या कहा जा रहा है। देखिए 1.9 में क्या कहता है, हिदेयोशी। ये जो हिदेयोशी जो है ना, एक प्रकार का यहाँ का जो ना शासक हुआ करता था, ये नेम है। ओके ना, एक सम्मानित जन जो जापान का शासक बन गया। देखिए इसमें भी बताया गया, ये जैसे कि आपके यहाँ मुगल साम्राज्य में नहीं थे, शाहजहां हो गए, बाबर हो गए, औरंगजेब हो गए, उसी तरह जो ना ये इसी तरह से एक हिदेयोशी जो जापान के एक शासक हुआ करते थे। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें क्या करता है, हिदेयोशी से पहले जो ना यहाँ के नोबू नागा इससे पहले शासक हुआ करते थे। जिस तरह से मुगल साम्राज्य में नहीं करते थे, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। ठीक है, उसी तरह से इसमें जो ना नोबू नागा, देखिए नाम थोड़ा सा अचपटा है, थोड़ा सा देखिए स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, इसलिए बार बार इस तरह से स्पेलिंग करने में मैं थोड़ी सी हिचक हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए नोबुनागा का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ देखिए नोबुनागा मार्जिन जो ना ओरा नोगु नागा, ये जो ना 5082 में इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो हिदेयोशी ये शासक बना था, और उसके बाद के वर्षों में हिदेयोशी को जापान का एकजुट करने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा है। हिदेयोशी जो थे वो जापान को एकत्रित करने के लिए एक संगठन के रूप में, वो उन्होंने बनाने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उन्होंने शासक, मतलब एक योग्य शासक के रूप में उन्होंने उभरा। हिदेयोशी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अस्थिरता की स्थिति के कारण और अपनी क्षमताओं के कारण वह देश के शक्तिशाली शासक बन गए। ये जो ना हिदेयोशी जो शासक बने थे, वो नॉर्मल फैमिली से थे, मतलब कोई बड़ी फैमिली से नहीं थे। तो वो उन्होंने छोटी फैमिली से बड़ा होकर, मतलब देश के लिए, जापान के लिए बहुत ही अच्छी कामों को उन्होंने प्रयत्न किया और शक्तिशाली शासक बना। ओके, उसके आगे कहा जा रहा, वो अन्य दावेदारों जैसे शिवाता काटसुई को हराने में कामयाब रहे। देखिए ये दाइमियो क्या हुआ, जैसे कि आप देखिए, ये साम्राज्य नहीं हुआ करता, मुगल साम्राज्य हो गया, मतलब समूह के उसी तरह जो ना एक प्रकार का साम्राज्य के रूप में ही दाइमियो जो ना, जैसे संगठन होता है, वो दाइमियो का नाम ही था संगठन के रूप में। ओके ना, जैसे दाइमियो में आपका शासक कौन कौन से बने थे इससे पहले, जैसे ये दाइमियो का ही शासक था नोबू नागा जो थे वो दाइमियो के ही एक शासक थे। उसके बाद इसी दाइमियो में जो ना ये शिवाता काटसुई भी नामक एक शासक हुआ करती थी।
ठीक है। उनको जो है इन्होंने हराने में कामयाब रहे थे। जो एक योग्य शासक था तो उसको भी हराया था इन्होंने। ओके, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद कहा जाता है 1785 में सम्राट ने उन्हें कामपाकू नियुक्त किया। 1785 में जो सम्राट ने जो ना हिदेयोशी के एक रक्षक के रूप में उसको नियुक्त किया, राज्य रक्षक के रूप में, मतलब राज्यपाल की तरह उसको नियुक्त किया। औपचारिक पदानुक्रम में वैधता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद अपने अगले कुछ वर्षों के लिए वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से उलझे रहे और 1590 तक अपने प्रमुख विरोधियों को हरा दिया। ये जो ना अगले कुछ वर्षों तक जो ना ये हिदेयोशी जो थे वो अपने जितने भी दुश्मन थे उन्हों के साथ, मतलब उसके साथ युद्ध हुआ, उलझन हुआ, इन प्रतिद्वंदियों के साथ उलझे रहे, टाइम वेस्ट हो गए। उसके बाद जो है 1590 ईस्वी में जो है वो प्रमुख विरोधियों को हरा दिया। जो भी उसका विरोधी थे, जो भी उसके दुश्मनों थे, उसका सभी का विरोध करने लगा और विरोधियों को हराया भी उन्होंने। मतलब एक प्रकार का योग्य शासक हुआ करता था। जैसे औरंगजेब हुआ, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सभी योग्य शासक थे ना। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग मुगल साम्राज्य का जो ना अयोग्य शासक आने लगा था। उसी तरह इसमें भी देखिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। हिदेयोशी जो थे वो एक योग्य शासक थे। ओके, उसके बाद कहा जाता है हिदेयोशी ने नोबुनागा द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया और ऐसी प्रणाली को लागू किया तो तोकुगावा शासन पर आधार बनेगी। ये जो ना हिदेयोशी जो ना ऐसे काम किया जो इससे पहले जो शासक हुआ करते थे, दाइमियों के जो सब नवाब हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, नोबुनागा, उसके द्वारा जो भी काम किए गए थे, मतलब इसको कहीं ना कहीं उसके काम पसंद थे। ठीक है, तो उसके कामों को जो ना जो जहाँ तक वो छोड़ के स्वर्ग सुधार गए तो उसके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। उसके तोकुगावा जो थे वो उसके आधार पर बनेगी। ठीक है ना, तोकुगावा इसके आगे में हम लोग देखेंगे तोकुगावा क्या है। ओके, उसके तब 1588 में उन्होंने एक निर्मम तलवारबाजी का आखेट शुरू किया। 1588 में मुझे ना उन्होंने तलवारबाजी का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सैनिक को स्पष्ट रूप से किसान से अलग दिखाना था। ये जो जहाँ के सैनिक, वहाँ के सैनिक जो थे वो किसान और सैनिकों से अलग, मतलब जो सैनिक हुआ करते थे उसको तलवारबाजी के रूप में सिखाया जाता था। जो किसान थे उसको तलवारबाजी, मतलब दोनों के बीच जो भिन्नताएं अलग अलग रूप से बताना था कि कौन कौन से किसान हैं, कौन सैनिक हैं। ठीक है, तो आगे कहा जाता है समुराई ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जिसका तलवार धारण करने की अनुमति थी। जिस तरह से यहाँ हुआ होते ना क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब चीजें है ना, उसी तरह वहाँ के जो है ना ये समुराई एक वर्ग हुआ करते थे जिनका काम वही था कि तलवारबाजी वो रक्षक के रूप में काम करते थे, समुराई वर्ग के लोग। समझ रहे हैं। उसके बाद 1590 ईस्वी में एक भूमि सर्वेक्षण में मुक्त कृषकों के नाम पर खेतों को दर्ज किया गया। 1590 ईस्वी में ये जो है ना भूमि सर्वेक्षण के लिए भूमि का जो सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, उसके बाद उसमें जो ना जितने भी मुक्त कृषक थे उसके नाम पर खेत का दर्ज कर दिया। जो भी कृषक किसान थे वहाँ करते थे खेत के उसको दर्ज कर दिया। उसने भूस्वामी और करों का भुगतान करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान की। उसने जो ना भूस्वामी, जो भूमि के मालिक हुआ करते थे और उसका जो करों का भुगतान करते थे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से उसने पहचान करा दिया, बता दिया। करों का आकलन उत्पादकता पर आधारित होना था। करों का आकलन जो था वो उत्पादकता पर आधारित होना था, मतलब जितने भी आपका उत्पादन होगी उसके अनुसार कर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके जो है ना आपके अनाज जो है ना बस 5 बोरी ही हुआ तो उसमें आपका जो ना कर फिक्स है कि 5 बोरी देना ही होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये जो ना हिदेयोशी जो थे वो आपके उत्पादन पर कर लगाने की कोशिश किया था। ओके, उसके बाद कहा जाता है लेकिन एक इकाई के रूप में यह गांव पर लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के पास अपने अपेक्षित राज्य को जानने और उसके खर्च की योजना बनाने पर आधार था। भूमि के सभी मालिकाना अधिकार दायमियों को या सामंतों प्रभु के पास थे। ये जो है ना भूमि के जितने भी भूमि वाले थे उस सबको सब जो है ना ये दायमियों के सरकार हुए, ये सभी के प्रभुओं के पास थे। ये सभी जो ना भूमि का मालिक जो है, इससे पहले जो दाइमा नहीं थे, जो नोबुनागा जो शासक थे उसके शासनकाल में जो ना ये भूमि का सारा चीज़ें उसी के पास हुआ करते थे। ये दाइमियो जब हुआ, दाइमियो जब आया तो यहाँ के शासक बने और यहाँ का जो भी किसान थे उसके बारे में उत्पादकता के रूप में उन्होंने कर लगाया। उसके बाद भूमि जो है ना उसके भूमि स्वामी के रूप में बनाया। उसके बाद ये सभी जो है ना इसका, हालांकि इसका रजिस्टर वगैरह जो ना इस प्रभुओं के पास ही थी, सामंती के पास थी। ठीक है, उसके आगे कहा जाता है हिदेयोशी ने
विश्व विजय का सपना देखा। देखिए हिदेयोशी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा योग्य शासक हुआ करता था। इससे पहले जो थे, हिदेयोशी से पहले जो थे दाइम्यो प्रकार समूह का शासक जो हुआ करता था, वो सभी जो ना लगभग देश में काम करते थे, लेकिन कृषकों को उतना मतलब अत्याचार के रूप में एक प्रकार को देखा भी करते थे। ठीक है, ये हिदेयोशी जो थे ना अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। दाइम्यो के पास सारा का सारा खेत बाड़ी का वही मालिक हुआ करते थे, लेकिन हिदेयोशी जो थे ना वो भूस्वामी को मतलब भूमि के जो मालिक थे उसको स्वामी बनाया, वहाँ के उसका मालिक बना दिया। ठीक है ना, हिदेयोशी जो ना विश्व विजय का सपना देख रहे थे, मतलब वो जापान को पूरा अग्रसर के लिए रूप में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सपना देख रहा था। ठीक है, नंबर 1 पे लाने की कोशिश किया, सपना देखा। उन्होंने 1592 में कोरिया पर एक निष्फल आक्रमण किया। 1592 में कोरिया पर एक निष्फल आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने कोरिया और चीन के कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें अपना आक्रमण बंद करना पड़ा। ये जो है ना एक कोरिया और चीन के बीच जो है ना बहुत ही भयानक तरीके से उसका प्रतिरोध किया, उसका सामना भी किया, लेकिन हालांकि वो जो ना इसमें जीत नहीं पाया। उसके बाद उसको बंद कर दिया। बाद में उसका चीन और भारत पर आक्रमण करने का सपना विफल हो गया। उसके बाद जो ये चाहते थे ना कि विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे, उसी तरह उन्होंने चीन पर भी हमला किया था, इसके लिए भारत पर भी हमला किया था, लेकिन वो सपना जो विफल हो गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। उसके उनकी असफलता अंततः नौसेना शक्ति के महत्व को न पहचानने के कारण भी थी। ये वजह बताएं कि ये असफलता क्यों हुआ। उसके नौसेना जो थे ना उसके शक्ति के महत्व को वो पहचान ही नहीं पाए थे। हालांकि जापान के लिए इस विफल आक्रमण का एक महत्वपूर्ण लाभ अनेक कोरियाई कारीगरों, विशेष रूप से कुम्हारों का आगमन था। ये जो है ना जापान का हारने की एक मुख्य वजह यह भी है कि जो कोरियाई थे चीनी के, उसके कारीगर हो गए, विशेष रूप से वो कुम्हार का आगमन था। कुम्हार वर्ग के तो उन्होंने वहाँ पे आ गया था, उसका आगमन था, इसलिए जापान वो जीत नहीं पाए उनसे। जो क्यूशू के क्षेत्रों में बस गए, क्यूशू एक जगह क्षेत्र का नाम था, वहाँ पे बस गए, और जो चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये जो चीनी का जो मिट्टी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, इस प्रकार देखिए हिदेयोशी का जो आगमन किस तरह से हुआ, हिदेयोशी कैसे देश को शासन किया था, किस तरह से क्या चाहता था, इसके बारे में देख चुके हैं। अब देखिए तोकुगावा का उद्भव जो है इसमें एक छोटा सा झलक दिया गया। देखिए आप सभी देख सकते हैं, ये जबकि इतना छोटा नहीं, इसमें सिर्फ बताया गया, झलक दिया गया, हमें बताया ना पहले भी, इसमें सिर्फ झलक दिया गया। ये आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी रहेगा। तोकुगावा का शक्ति का उदय हो गया, तोकुगावा का पतन हो गया, ये आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको देखिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है इसमें। जब हिदेयोशी की मृत्यु हुई तब तोकुगावा इयासु किसी अन्य दाइमो से दुगुनी बड़ी जोत के साथ सबसे शक्तिशाली दाइमो थे। ये जो ना हिदेयोशी से पहले जो शासक हुआ करते थे, अभी हिदेयोशी के बारे में पढ़े, उसकी मृत्यु जैसे हुई, मृत्यु के बाद जो ना तोकुगावा यहाँ का शासक बने थे। उन्होंने एक बड़ी मतलब सबसे दोगुनी जो दाइमो जो थे, दाइमियो मतलब देखो आप लोग, मैं बार बार शासक का नाम ही बोलूँगा, दाइमियो के कौन कौन थे शासक। दाइमियो को जो थे शासक कौन थे, जो नागुगामा नहीं आता थे, उसके बाद वो सॉरी गोबू नागा, नाम देखिए अजीब सा है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ना। उसका देखिए ये दाइमियो का शासक जो थे ना, उसका पूरा नाम क्या था, वो एक शासक थे ओरा नोबुनागा, ओरा नोबुनागा। ठीक है, ये शासक थे, उनके द्वारा वो उसके बाद जो है ना हिदेयोशी आए। ठीक है, हिदेयोशी आए, हिदेयोशी के बाद जो है तोकुगावा आए, तो वही बताया जा रहा है। ठीक है, आपको मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, शासकों का नाम आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, आप सभी मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुने। ये जो है ना तोकुगावा थे, वो तोकुगावा इयासु का जो ना नोबुनागा के समय के पूर्व जापान में शक्तिशाली थे। ये जो है ना तोकुगावा जो है वो नोबुनागा के समय से पूर्व से ही पहले ही उन्होंने ना जो उसका शासनकाल था नोबुनागा का, उसके समय के से पहले ही जापान में एक शक्तिशाली के रूप में था, और उनके हिदेयोशी के साथ संबंधों के उतार चढ़ाव देखा गया। देखिए ये तोकुगावा जो थे था वो नोबुनागा के साथ भी काम किया था, मतलब उसके साथ भी चला था। उसके बाद जो है ये इससे पहले जो हम लोग पढ़े ना हिदेयोशी के बारे में, उसके साथ भी उतार चढ़ाव हुआ था, उसके शासनकाल में भी था। लेकिन दोनों ने महसूस किया कि टकराव ठीक नहीं होगा। इन्होंने जो है हिदेयोशी और तोकुगावा, ये दोनों ने फील किया, महसूस किया कि ये जो है टकराव सही नहीं होगा। हिदेयोशी की मृत्यु के बाद इयासु ने अन्य दाइमियों के साथ एक गठबंधन बनाकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। हिदेयोशी की मृत्यु जैसे हो गई ना, इयासु मतलब क्या हो गया, तोकुगावा इयासु, इसका पूरा नाम वही है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तोकुगावा इयासु ने अन्य दाइमियों के साथ एक गठबंधन बनाया
ठीक है। जैसे कि मतलब हिदेयोशी की मृत्यु हो गई तो अकेले बच गया, तो उसके बाद दाइमियों के साथ, दाइमियों में इससे कौन सा शासक था, देखिए बार बार मैं बोलूँगा, उसके में जो ना नोबू नागा जो थे वो दाइमियों के ही संगठन थे। उसके बाद उस तरह गठबंधन स्थापित किया और उन्होंने 20 अक्टूबर 1600 को सेकीगहरा के मैदान पर अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। ये जो गठबंधन बनाया तोकुगावा, उसके बाद 20 अक्टूबर 1600 ईस्वी को जो है सेकीगहरा के इस मैदान पर इसको जो है जो भी दुश्मन थे उसको हरा दिया था। इस गठबंधन के बल पर तोकुगावा या इयासु को 1603 में शोगुन नियुक्त किया गया। ये जो है ना तोकुगावा या इयासु जो वही व्यक्ति थे, उसका वही नाम था, ठीक है। तो उसको जो ना 1630 में वहाँ का शोगुन, जिस तरह से यहाँ का सम्राट हुआ करता था उसी तरह शोगुन हुआ करता था, तो उसको नियुक्त किया और नेता के रूप में उनकी सत्ता की पुष्टि की गई और इस प्रकार सम्राट के रूप में उन्होंने, नेता के रूप में उन्होंने, लीडर के रूप में उन्होंने वहाँ पर सत्ता पर पुष्टि कर ली। देखिए तोकुगावा की शक्ति के बारे में पूछा जाएगा ना, का उद्भव के बारे में इसको भी करना है और नेक्स्ट यूनिट में जो रहेगा उसको भी एक साथ ऐड करके आपको करना होगा। अच्छा आंसर बनेगा इस तरह से, ओके ना। तो आगे कहा जा रहा है इयासु के बाद के वर्णों को महिमा मंडित किया गया। देखिए गाइस, ये बैग से जो भी साउंड आ रही है उसके लिए मैं सॉरी, अगर मैं रुक जाऊं तो फिर क्लासेस अपलोड नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, ठीक है। तो इससे जिससे उनके उत्तराधिकारियों के कामकाज को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तोकुगावा शासन की नींव रखने पर प्रमुख भूमिका निभाई। ये जो है इयासु के बाद जो है जितने भी शासक हुआ करते थे उसको महिमा मंडित किया गया था, उसको ऐड किया गया था, उसको महिमा के रूप में मंडित किया गया था, एकत्रित किया गया था, जिससे कि उसकी जो ना उत्तराधारी का वो काम काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। तो उसके जो भी काम करते थे उसको नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उन्होंने तोकुगावा के शासनकाल की नींव रखने में काफ़ी भूमिका, जो तोकुगावा थे ना उसको शासक बनाने के लिए काफ़ी हद तक भूमिका निभाने में अहम भूमिका निभा दी, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें हैं, तोकुगावा का जैसे उद्भव किस तरह से हुआ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये तोकुगावा के बारे में देखिए, तोकुगावा किस तरह से शासक बना था इसके बारे में बताया गया, किसके बाद शासक बना था, इसके शासनकाल में किससे मतलब दोस्ती हुई थी, उसके बाद किस तरह से ये राजा बना, किस तरह से सम्राट बना, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें मेंशन किया गया था। इसके नेक्स्ट यूनिट में जो ना यूनिट 2 में ही इसके बारे में बताया गया तोकुगावा के बारे में, तो इसको हम लोग डीपली से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जाएगा बर्बर लोगों या इमिसी को नियंत्रित करना। बर्बर लोगों या एमिसी को नियंत्रित करना, इसको देखिए इसमें क्या कहा जाता है। 15वीं शताब्दी तक एनु अपने प्रदेशों को बचाए रखने में कामयाब रहे थे। ये जो 15वीं शताब्दी थे ना, एनु एक सम्राट थे, वो जो है ना अपने प्रदेश के जो ना अपने क्षेत्रों को बचाए रखने में काफ़ी कामयाब रहे थे, काफ़ी सफल रहे थे। लेकिन 16वीं शताब्दी ने से तोहोकू क्षेत्र में शासकों ने जो किया होकाइरो कहलाता है। ये जो ना तोकोहू क्षेत्र थे वहाँ पे जो है ना 16वीं शताब्दी में वो शासकों ने जो किया उसको जो है ना जो भी कार्य किया ना उसको होकाइरो कहलाता है। जैसे नहीं होता है हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे चीज़ें हैं, ये सबका नाम है, ठीक है ना। ये जो भी उसके तो वहाँ पर पैर परासने शुरू किए, वहाँ पर जो है ना पैर परासने वहाँ पर जाना आना शुरू कर दिए। इन शासकों ने इयासु के शासन को स्वीकार किया और अपना नाम बदलकर मात्सुमे कर लिया। ये जो है ना इन शासक ने जो है ना इयासु मतलब तोकुगावा इयासु, ठीक है, तोकुगावा या इयासु वही एक थे। उनके बाद इसके शासन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि तोकुगावा बेहतरीन अच्छा शासक था, तो उसके शासन को स्वीकार किया और अपना नाम बदलकर जो है ना मात्सुमे कर लिया, ठीक है। जिसमें दक्षिण होकाइरो में उनके किलेबंद शहर का नाम पड़ा, जिससे जो है ना दक्षिण होकाइरो जो ना जापान के दक्षिण के भागों में होकाइरो में उनका किलेबंद था, किला था, उसके शहर का नाम पड़ा। उसके बाद बाकी क्षेत्रों को जिन्हें जो के नाम से जाना जाता था, बाकी के क्षेत्र जो थे जो दक्षिण क्षेत्र में तो होकाइरो के नाम से जानते थे और बाकी के क्षेत्र जो थे वो जो के नाम से जाना जाता था। इसमें एनु बसे हुए थे, उसमें से जो ना एनु बसे हुए थे। मूलभेदों और बीमारियों के कारण उनकी जनसंख्या में कमी आई और 1669 में आइनू द्वारा किए गए एक बड़े विद्रोह के निर्दयता से कुचल दिया गया। ये जो मूलभेद हो गया, जो भी बीमारी थे, आपदा थे, वो उसके आने की वजह से वहाँ की जितनी भी जनसंख्या थी ना, वहाँ लगभग जनसंख्या में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। उसके 1669 में जो है ना आइनू द्वारा, शासक द्वारा जो है ना किए गए जो भी बड़े विद्रोह थे उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों की हत्या कर दी गई थी, कुचल दिया गया था, ठीक है। ईरो का शासन मासूमे तक फैल गया। ईरो का जो है शासन वो मासूमे तक फैल गया, मतलब ये हमला किया था ईरो, ठीक है। ईरो जो है यहाँ हमला कर दिया था, उसके बाद इसका धीरे धीरे पूरा फैल गया। उसके बाद मासूमे ने एनु के साथ संबंधों का प्रबंध किया। मासूमे जो थे वो
यहाँ नाम नहीं बदल कर किया था मात्स्वे, वही है मात्स्वे ने एनु के साथ संबंधों का प्रबंधन किया। मात्स्वे और एनु मिलकर ये दोनों के बाद जो है प्रबंधन किया, ठीक है। उसके व्यापार बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी और मछलियों का होता था। यहाँ पर व्यापार बड़े पैमाने पर जो है इमारती लकड़ी और मछलियों का होता था, और मछलियों को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ओके, ईरो और रकयू द्वीपों के बाहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों का यही प्रारूप था। ओके, यहाँ सात्सुमा के हान के व्यापार और राजनीतिक संबंधों को संभाला। इसी तरह त्यूसिमा के हान ने कोरिया के संबंधों को संभाला। इस प्रकार इसमें देखिए इस झलक ही सिर्फ दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या का सब कुछ है। जरा जापान के शास्त्रीय काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि कल के सेशन में इसी के बारे में देखे थे, इसको देख लीजिएगा आप लोग कल के सेशन में जो भी नहीं देखे थे। उसके बाद एक शासक के रूप में हिदेयोशी का मुख्य योगदान क्या था, हिदेयोशी का शासनकाल किस तरह से, अभी जस्ट जो फर्स्ट टॉपिक पढ़े उसको, ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके तोकुगावा के उदय की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया उसके सारांश। ये देखते हैं तो ये यूनिट 1 जो हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये सेकंड क्लास थी, जो भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं, इसकी शुरुआत किस तरह से था तो उसको जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आसानी तरीके से आए। देखिए इसमें थोड़ा नाम सब याद रखना होगा, बाकी सब स्टोरी सेम ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नाम, शासक के नाम, समूह के नाम, सब क्षेत्रों के नाम याद बार बार रिपीट करके, मैं आप बार बार देखे होंगे ग्रुप में, मतलब वीडियो में, कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जब भी चर्चा आती थी उसके बारे में पूरा डीपली से पता था, तो कौन से शासक कौन से सम्राट से था, कौन से समूह से था, ठीक है। तो मैं इसी तरह से कोशिश करूंगा आगे भी समझाने की। ओके, तो आप सभी जो ना बस मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में जरूर कमेंट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ओके, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत करते हैं प्लीज़। और उसके बाद कमेंट जो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जैसे सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।